हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रोथ मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका साथी अंकुर वर्मा एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं अपने एक नई सेशन एक नई क्लास के साथ। जी हाँ साथियों, जो हमने सीटेट जुलाई 2023 के लिए तैयारी का क्रम शुरू किया है, तो उसी क्रम में आज हमारी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र या जिसे हम CDP कह देते हैं, उसकी आज हमारी क्लास 3rd होगी। जी हाँ साथियों, इससे पहले हमने अपनी CDP की 2 क्लासेस अटेंड कर ली हैं। अगर आपने वो क्लासेस अभी तक देखी नहीं है, एक्सेस नहीं की है, तो आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उनको अटेंड कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है साथियों 3री क्लास में शैशवावस्था में विकास। जी हाँ साथियों, जो हमारे सीटेट में हमारे विकास हमने अब तक टॉपिक पढ़े, पहला पढ़ा था वृद्धि एवं विकास किसे कहते हैं, दूसरा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत और विभिन्न अवस्थाओं में कैसे कैसे हमारा विकास होता है। अब हम उनको जानेंगे एक एक अवस्था में अलग से। जैसे कि आज हम शैशवावस्था में विकास जानेंगे, फिर अगली क्लास में बाल्यावस्था में और फिर किशोर अवस्था में विकास को जानेंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक अवस्था को पढ़ेंगे, तीनों अवस्थाओं में बालकों के विकास संबंधी बातें और उनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो आज उसी क्रम में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना शैशवावस्था में विकास यानी कि डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर फटाफट से बिना किसी देरी के। तो चलते हैं इसके बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहले हम जानेंगे शैशवावस्था से संबंधित कुछ कथन या परिभाषाएं, ताकि जिसे स्पष्ट हो सके कि शैशवावस्था संबंधी क्या बातें हैं। साथियों, सीटेट में स्टेटमेंट्स या कथन बहुत कम पूछे जाते हैं या पूछे ही नहीं जाते हैं, अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी किसी भी टॉपिक को, बिंदु को पढ़ने से पहले, समझने से पहले अगर हम उसके स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं तो काफी हद तक उसको समझने में हमारी एक अप्रोच बनती है और आगे की चीजों को समझने के लिए हमारा एक बेस तैयार होता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे पहले शैशवावस्था से संबंधित कुछ कथन क्या या परिभाषाओं की। तो पहला स्टेटमेंट है वॉटसन के अनुसार, कि वॉटसन कहते हैं कि तुम मुझे एक बच्चा दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या जो चाहे वह बना दूंगा। तो वॉटसन का स्टेटमेंट है साथियों ये, तुम मुझे एक बच्चा दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, तुम जो चाहो वह बना दूंगा। उसी क्रम में अगला स्टेटमेंट है वैलेंटाइन का। तो वैलेंटाइन क्या कहते हैं? वैलेंटाइन के अनुसार जो शैशवावस्था है वो सीखने का आदर्श काल है। जी हां साथियों, सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने किसको कहा है? शैशवावस्था को कहा है। किसको कहा है? शैशवावस्था को। उसी क्रम में अगला है J.S. रॉस का स्टेटमेंट। J.S. रॉस क्या कहते हैं कि जो शिशु है वो कल्पनाओं का नायक तथा शक्तिपुंज है। हम इनकी ज्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे क्योंकि आगे हम विशेषताएं करेंगे, वहां पर इनको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो J.S. रॉस के अनुसार शिशु कल्पनाओं का नायक तथा शक्तिपुंज है, ये J.S. रॉस ने कहा है। वहीं अगला स्टेटमेंट है सिगमंड फ्राइड का। तो सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि बालक अपने जीवन में क्या बनेगा इसका निर्धारण 4 से 5 वर्ष की आयु में ही कर लिया जाता है। बिल्कुल, तो सिगमंड फ्राइड ने कहा है, अक्सर आपने कहावत भी सुनी होगी, पूत के पैर तो पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने कहा है बालक अपने जीवन में क्या बनेगा इसका निर्धारण 4 से 5 वर्ष की आयु में ही कर लिया जाता है। वहीं हमारा अगला स्टेटमेंट है गेसल के अनुसार क्या है? बालक अपने प्रथम 6 वर्षों में अपने आने वाले अगले 12 वर्षों से 2 गुना सीख लेता है। बिल्कुल, गेसल के अनुसार कि बालक जो है अपने प्रथम 6 वर्षों में आने वाले यानी कि किशोरावस्था तक के जो कुल 18 वर्ष हैं, उनमें शुरू के जो 6 वर्ष हैं लगभग दुगना सीख जाता है बालक आने वाले उन 12 वर्षों की अपेक्षा। तो इस वाले स्टेटमेंट के संदर्भ में नाम जोड़ा जाता है गेसल का। अगला है साथियों हरलॉक के अनुसार। तो हरलॉक क्या कहती हैं? तो हरलॉक कहती हैं शैशवावस्था को खतरनाक काल एवं अपीली अवस्था कहा जाता है। तो हरलॉक ने शैशवावस्था को क्या माना है? खतरनाक काल एवं अपीली अवस्था माना है।
इसी क्रम में अगला सिगमंड फ्राइड के अनुसार, तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार शैशवावस्था में भी काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है, जिसकी पूर्ति वह अपनी माता के स्तनपान से करता है। तो सिगमंड फ्राइड का एक और स्टेटमेंट है ये कि शैशवावस्था में भी काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है, जिसकी पूर्ति वह अपनी माता के स्तनपान से करता है। अगला स्टेटमेंट है ब्रिजेज का। ब्रिजेज कहते हैं कि बालक का जो संवेगात्मक विकास है वो लगभग 2 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है, अर्थात 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। अगला स्टेटमेंट है रूसो के अनुसार। रूसो के अनुसार बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वे 5 वर्ष में ही पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। तो रूसो के अनुसार बालक के हाथ, पैर और नेत्र जो हैं वो उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि किसने बालक के हाथ, पैर और नेत्र को उसका प्रारंभिक शिक्षक कहा है, तो इसका उत्तर होगा रूसो। जी हाँ साथियों, रूसो ने ही हाथ, पैर और नेत्रों को बालक का प्राथमिक शिक्षक कहा है। तो ये कुछ साथियों स्टेटमेंट की चर्चा रही। अब जान लेते हैं हमारी शैशवावस्था के कुछ अन्य नाम, अर्थात हम अपनी शैशवावस्था को कुछ अन्य और नामों से भी जानते हैं। उनकी विशेषताओं के आधार पर कुछ और नाम भी दिए गए हैं। तो पहला नाम है साथियों सीखने का आदर्श काल। बिल्कुल साथियों, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि सबसे ज्यादा बालक इसमें सीखता है। अभी बताया भी था कि आने वाले अगले जो 12 वर्ष हैं उससे दुगना इन 6 वर्षों में ही सीख लेता है। इसे सीखने का स्वर्ण काल भी कहा गया है। शैशवावस्था को सीखने का स्वर्ण काल भी कहा गया है। साथियों एक बात इसमें बहुत याद रखने योग्य है, अगर पूछे कि सीखने का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग पूछे, गोल्डन पीरियड या गोल्डन एरा ऑफ लाइफ, ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग, तो लर्निंग या सीखने के आधार पर जीवन का या स्वर्ण काल बोले तो सीखने का स्वर्ण काल बोले तो उत्तर होगा शैशवावस्था। बिल्कुल साथियों याद रखना है। लेकिन अगर यह पूछे कि जीवन का स्वर्णिम काल कौन सा है या जीवन का स्वर्ण काल कौन सा है, तो उसका आंसर होगा किशोरावस्था। आगे हम अपनी बाल्यावस्था और किशोरावस्था को भी करेंगे, वहां पर इसको अच्छे से चर्चा करेंगे, वहां भी इस बात को हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें यहां भी इस बात को अच्छे से याद रखना है कि सीखने का स्वर्ण काल शैशवावस्था को कहा जाता है और जीवन का स्वर्ण काल किशोरावस्था को कहा जाता है। अगला है तीव्र विकास की अवस्था। जी हां साथियों, शैशवावस्था में विकास जो है बहुत तीव्र गति से होता है, इसलिए इसे तीव्र विकास की अवस्था भी कहा गया है। अगला है कल्पना लोक विचरण काल। बच्चा बहुत कल्पना करता है, इधर उधर की चीजों के बारे में सोचता रहता है। अगला है खिलौनों की अवस्था। बिल्कुल शैशवावस्था को खिलौनों की अवस्था कहा है। बच्चा इस अवस्था में खेल खिलौनों के द्वारा खेलना पसंद करता है, खेल खिलौनों में शामिल रहता है, ऐसी एक्टिविटी करता है, यानी कि खेल कूद वाली चीजें, और उसमें खिलौनों को बहुत ज्यादा प्रयोग करता है शैशवावस्था में। अगला है अनुकरण एवं अनुसरण की अवस्था, अर्थात बालक दूसरों को देखकर उनको कॉपी करके ही चीजें सीखता है, करता है, इसलिए इसको अनुकरण एवं अनुसरण की अवस्था भी कहा गया है। अगला है नैतिक आचरण शून्यता की अवस्था, यानी कि इस अवस्था में नैतिकता का कोई संबंध नहीं है। ना तो बालक को हम नैतिक कहेंगे ना ही अनैतिक, अर्थात बालक के कुछ ऐसे व्यवहार जो हम उम्मीद करते हैं उससे नैतिकता के संदर्भ में, तो उनके संदर्भ में शैशवावस्था में कोई विशेष बात नहीं है, अर्थात वो करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है। इसलिए इस काल को नैतिक आचरण शून्यता की अवस्था भी कहा गया है। अगला नाम है साथियों शैशवावस्था का प्रबल जिज्ञासा काल। मैं आपके सामने बहुत सारे नामों को डिस्कस कर रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी नाम आ जाए और आपको कंफ्यूजन ना हो उसको रिकॉल करने में या उत्तर देने में। तो प्रबल जिज्ञासा काल भी कहा है इसे, साथ ही इसको स्वार्थी व स्वयं केंद्रित की अवस्था भी कहा है, वहीं इसको उदासीनता की अवस्था भी कहा है और इसको क्षणिक संवेग की अवस्था कहा है, यानी कि संवेग बहुत जल्दी जल्दी इसमें पैदा होते हैं। जरा सी देर में बच्चा रोना शुरू कर देता है और बहुत ही जल्दी से कुछ ही सेकंड्स बाद दोबारा से हंसना शुरू कर देता है, इसलिए इसको क्षणिक संवेग की अवस्था भी कहा गया है। आत्म प्रेम की अवस्था कहा गया है, अपने आप से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, लगाव रखता है, अपने लिए ही जीता है। नाजुक व खतरनाक अवस्था कहा गया है, बिल्कुल इस अवस्था में बच्चा
अपने संवेदी अंगों को प्रयोग करके चीजों को सीखता है, करता है, अनुकरण करता है। इस कारण से कई बार वो खतरे में फंस जाता है, कुछ ऐसी चीजों को भी करने लग जाता है जिससे उसको नुकसान हो सकता है, गिर सकता है, चोट लग सकती है, आदि आदि। इसलिए इस अवस्था को नाजुक व खतरनाक अवस्था कहा गया है। साथ ही इसको कहा गया है बक्की अवस्था, यानी कि इस अवस्था में बच्चा काफी बोलता है, बातों को बहुत ज्यादा बोलता रहता है, जो भी बात सुनता है उसको बार बार रिपीट करता रहता है, बार बार बोलता रहता है। इसलिए इस अवस्था को बक्की अवस्था भी कहा गया है। इसी क्रम में साथियों, अब हमारा आज की क्लास का टॉपिक का महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक बिंदु आता है कि शैशवावस्था की सारी विशेषताओं की चर्चा की जाए। अर्थात ये विशेषता ही हमारा ये स्पष्ट करेंगी कि शैशवावस्था में बालक का विकास किस प्रकार से हो रहा है। तो उसी क्रम में अगर हम पहली विशेषता जाने शैशवावस्था की, तो शैशवावस्था में बालक ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। अर्थात उसका समाज के जो हमारी क्रियाएं हैं, जो समाज के रूढ़ियां हैं, नियम हैं, परंपराएं हैं, उनको मानने अपनाने से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई है। अर्थात यहां पर जो भी है हमारी शैशवावस्था में सामाजिकता से संबंधित चीजें हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं की गई है। अर्थात बालक का सामाजिकता से इस अवस्था में कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए ही शैशवावस्था को हम कह सकते हैं सामाजिक शून्यता की अवस्था, सामाजिक व्यवहार शून्यता की अवस्था कह सकते हैं। अर्थात शैशवावस्था में बालक ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। अर्थात वह समाज के नियमों, परंपराओं, रूढ़ियों को नहीं मानता है और ना ही मानने से उसको कोई इस प्रकार की चीजें कहेगा कि ये मानता क्यों नहीं है। अर्थात अभी उन चीजों की कोई विशेष दबाव या ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है हमारी शैशवावस्था में। उसी क्रम में अगला सामाजिकता के बाद बात करें तो नैतिक विकास की, तो वही बात बिल्कुल सेम जो सामाजिक विकास के संदर्भ में है वही बात है नैतिक विकास के संदर्भ में, कि बालक ना तो नैतिक होता है ना ही अनैतिक होता है। ना बालक से कुछ ऐसे व्यवहार जो होते हैं जो हम नैतिकता के संदर्भ में रखते हैं, उनकी उम्मीद करते हैं, मतलब हमें बच्चा वो करे तो ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, ना उसके आधार पर ना तो हम ये कहते हैं कि बहुत नैतिक बच्चा है, ना ही हम यूं कहते हैं कि एक अनैतिक या खराब बच्चा है। अर्थात शैशवावस्था में भी नैतिक विकास की कोई बात नहीं कही गई है। अर्थात शैशवावस्था भी हमारी नैतिक आचरण की शून्यता अवस्था भी कह सकते हैं, नैतिकता की शून्यता की अवस्था भी इसको कह सकते हैं। अर्थात शैशवावस्था में सामाजिक और नैतिकता का कोई भाव नहीं पाया जाता है। इसके आधार पर ना तो हम बालक की तारीफ करेंगे और ना ही हम इसके आधार पर बालक की आलोचना या किसी प्रकार की दंड आदि किसी भी चीज को शामिल करते हैं। इसलिए शैशवावस्था में सामाजिक और नैतिकता का अभाव पाया जाता है। अर्थात ना तो सामाजिक होगा बालक, ना ही असामाजिक होगा, ना तो नैतिक होगा ना ही अनैतिक होगा। इसी क्रम में अगली विशेषता, तो बालक के अगर हम शारीरिक व मानसिक विकास की बात करें तो शैशवावस्था में सबसे तेज गति से होता है। जी हां साथियों, याद रखने योग्य बात है, शारीरिक व मानसिक विकास सबसे तेज गति से होता है शैशवावस्था में। लेकिन वहीं अगर इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ लिया जाए कि शारीरिक व मानसिक विकास सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है, तो उत्तर आएगा सबसे अधिक या सर्वाधिक का किशोरावस्था। लेकिन पूछे तेज गति से, अगर पूछे सबसे तेज गति से, तो फिर उत्तर आएगा हमारा शैशवावस्था। तो याद रखना है, बालक का शारीरिक व मानसिक विकास सबसे तेज गति से होता है किसमें? शैशवावस्था में। शारीरिक आप समझते ही हैं, मानसिक यानी कि जो भी हमारे सोचने समझने की क्षमताएं आदि चीजें, याद करना, भूलना आदि चीजें जो चलती हैं हमारी, उनसे संबंधित क्रियाएं जो होती हैं उसी को हम कहते हैं मानसिक विकास। इसी क्रम में अगला जानेंगे, सीखने की क्षमता तेज होती है या अधिक होती है। जैसा कि हम पिछले पॉइंट में इसी बात को चर्चा कर चुके हैं कि बालक आसानी से चीजों को समझ लेता है, देख करके बड़े आसानी से याद कर लेता है। ऐसी क्षमताएं थोड़ी सी तेज पाई जाती हैं, अधिक पाई जाती हैं। अगली विशेषता है अनुकरण की क्षमता होती है। अर्थात बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण का मतलब है कि दूसरों को देखकर अपने व्यवहार में
उन्हीं व्यवहारों को शामिल करना जो वो लोग कर रहे हैं। अर्थात शैशवावस्था में बालक कैसे चीजों को करता है कि जो आसपास चीजों को लोगों को करते हुए देखता है उन्हीं को करने का प्रयास करता है। उसी को अनुकरण या इमिटेशन के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है। तो अनुकरण की क्षमता हमारी शैशवावस्था में होती है। बालक जो ज्यादातर चीजें सीखता है, समझता है, करता है, वो अनुकरण के माध्यम से ही करता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये लड़के लड़की हैं और ये अपनी दादी की या दादाजी की नकल उतार रहे हैं, डंडे को हाथ में लेकर उसी प्रकार से चलने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार से एक लड़की है, अपने पिताजी को देखकर उन्हीं की तरह जैसे वो अखबार पढ़ रहे हैं इसी प्रकार से अपनी किताब को पढ़ने का काम कर रही है। तो जब कोई बालक किसी दूसरे को, अन्य को, बड़ों को देखकर उनकी तरह क्रियाओं को करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार से अपने व्यवहार को बनाने का काम करता है, तो उसी को ही अनुकरण कहा जाता है, जो कि शैशवावस्था का एक विशेष गुण माना गया है, एक मुख्यतः गुणों में शामिल किया गया है कि अनुकरण की क्षमता होती है। अर्थात बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इसी क्रम में अगला, अगर हम जाने कि शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है। जी हां साथियों, तो व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो इसका व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी। जी हां साथियों, युंग या जुंग के अनुसार 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए गए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी का मतलब होता है इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी का मतलब होता है एक्सट्रोवर्ट और उभयमुखी का मतलब होता है एम्बीवर्ट। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो है इंट्रोवर्ट, जिसमें रेड कलर का सिंबल है, वो है हमारा अंतर्मुखी। एक बार थोड़ा सा इनको जान लेते हैं ताकि आसानी से याद रह सके, आगे भी चीजें रिलेट होंगी। तो अंतर्मुखी का मतलब होता है ऐसे बालक जो थोड़े से शर्मीले होते हैं, आसानी से दबाव में आ जाते हैं, अपनी बातों को कहने में झिझक रखते हैं। तो इस प्रकार के शर्मीले, दब्बू प्रकृति वाले, अपनी बातों को कहने में झिझक रखने वाले, एनर्जी लेवल डाउन रखने वाले जो लोग होते हैं उनको अंतर्मुखी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी विशेषताएं होने को तो किसी भी अवस्था में, किसी भी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में पाई जा सकती हैं, लेकिन शैशवावस्था में जो ज्यादातर बालक होता है वो अंतर्मुखी प्रकृति का होता है। घर में खूब बोलेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन जैसे ही कहीं बाहर जाएगा बिल्कुल चुप पड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा। मम्मी कहेंगे बेटा पोयम सुनाओ, तुम्हें तो याद है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनाने वाला है। क्यों? क्योंकि बालक तो अंतर्मुखी होता है, शर्मीला होता है, दब्बू प्रकृति का होता है, अपनी बात को कहने में शर्माता है, झिझकता है। हालांकि वर्तमान में थोड़ा सा परिवर्तन आया है कि अब थोड़े से बच्चे जल्दी ही बहिर्मुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे सिद्धांत हैं, पुरानी चीजें चलती आ रही हैं। तो फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको, इसी बात को याद रखेंगे कि शैशवावस्था में बालक अंतर्मुखी प्रकृति का होता है। कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है या इंट्रोवर्ट होता है। वहीं एक्सट्रोवर्ट जो है वो इसका अपोजिट है, अर्थात ये ज्यादा बोलने वाले होंगे, अपनी बात को कहने में झिझक नहीं रखते, शर्माते नहीं है। इस प्रकार के बालकों को क्या कहा जाता है? बहिर्मुखी। और तीसरा है जो बीच में है, एम्बीवर्ट। ये ऐसे होते हैं कंडीशनल, कहीं पर खूब अच्छा ओपन रहेंगे, खूब आराम से अपनी बातें कह पाएंगे, और कुछ स्थानों पर अपनी बात को कहने में बहुत ज्यादा दबाव महसूस करते हैं, तो उसको एम्बीवर्ट कहा जाता है। लेकिन याद रखना है साथियों, शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होगा? अंतर्मुखी होगा। कैसा होगा? अंतर्मुखी होगा। अगला है शैशवावस्था में बालक चीजों को कैसे सीखता है। तो शैशवावस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान का अर्जन करता है। अर्जन का मतलब होता है जब हम किसी चीज को खुद अपनी आंखों से देखते हैं, छूकर देखते हैं, सूंघकर देखते हैं, कानों से सुनते हैं, या खा करके, टेस्ट करके जब चीजों को जानते हैं, तो इस प्रकार से जब हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स को यूज करते हैं और फिर किसी चीज को जानते हैं, समझते हैं और उसे अपना व्यवहार बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को अर्जन यानी कि एक्विजिशन कहा जाता है। तो एक्विजिशन यानी कि अर्जन क्या है? हमारा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब हम किसी चीज को जानते हैं, समझते हैं। और साथियों, शैशवावस्था में जो बालक है उसके जो सीखने समझने की जो क्षमता है वो अर्जन के माध्यम से होती है। उसके सामने कोई भी चीज आ जाए, वो उसको छू कर, देख कर या उसको पकड़ के सीखने का प्रयास करता है। जैसे कि देखिए, नटखट बच्चों को सांप को हाथ में लिया हुआ है और सांप से खेल रहे हैं, क्योंकि इनको पता नहीं है कितना जहरीला हो सकता है, लेकिन इनको तो कोई अजीब सी और कुछ नई सी चीज दिखी तो इन्होंने इसको
पकड़ लिया। आपने अक्सर देखा होगा, अगर कोई मोमबत्ती या कैंडल यानी कि दिया आदि कुछ भी जल रहा हो तो बच्चा उसकी तरफ, लौ की तरफ आकर्षित होता है, उसको छूने की कोशिश करता है। तो उसको एक बार हमेशा आप उसको वैसे रोकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार उसको छोड़ दें और जाने दें तो एक बार उसको छुएगा, उसे पता चल जाएगा। आप दोबारा उसको छोड़ भी देंगे तो वो उसके पास बिल्कुल नहीं जाएगा। तो एक बार बालक जब किसी भी चीज को देख लेता है, छू लेता है या महसूस कर लेता है तो उसके बाद उस चीज को नहीं करता, या अच्छी लगती है तो फिर इन चीजों को करने लगता है। तो अर्थात शैशवावस्था में बालक जो ज्यादातर चीजें करता है वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अर्जन करते हुए करता है। इसलिए आजकल हमारी जो छोटी क्लासेस होती हैं, प्रेप, नर्सरी, केजी, इनमें जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं उनके फिजिकल कंपोनेंट्स यानी कि मॉडल्स के फॉर्म में उनको दिखाई जाती हैं चीजें, ताकि वो उन चीजों को याद कर सकें। जैसे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट हमने पढ़ा था, लेकिन हमने सिर्फ पुराने समय में चित्रों के माध्यम से बस इनको देखा ही था। लेकिन आजकल वहीं उसके स्थान पर बालकों को इनके भौतिक रूप से, यानी कि एक छोटी छोटी शेप्स ऐसी, जैसे छोटी सी बॉल है, छोटा सा एप्पल है, नकली यानी कि आर्टिफिशियल बने हुए होते हैं नकली, जिससे कि बच्चा उनको छूकर देखकर भी महसूस कर सके, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उनका अर्जन कर सके। क्योंकि शैशवावस्था में बालक जो है वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चीजों को जब करता है तो वो अच्छे से सीखता है, समझता है, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी सीखने समझने की क्षमता है वो अर्जन के माध्यम से अधिक होती है। साथियों, जितने भी बिंदु मैं आपको बता रहा हूं ये थ्योरी बेशक चल रही है, लेकिन आप यकीन मानिएगा जब आप पैडागॉजिकल क्वेश्चंस करेंगे, पैडागॉजी के क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां उनके उत्तर देने में आपकी अप्रोच भी बिल्कुल तैयार हो रही है कि आपको किस क्वेश्चन का क्या उत्तर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पैडागॉजी की हमारी अप्रोच बिल्कुल इससे तैयार हो रही है। आप जब भी आप प्रैक्टिस सेट या कुछ लगाएंगे तो आप जब इन टॉपिक्स को सारों को अच्छे से पढ़ लेंगे थ्योरी वाली क्लासेस में, तो आप देखेंगे कि पैडागॉजी के क्वेश्चंस को भी आप बहुत ज्यादा हद तक अच्छे से कम समय में हल कर पाएंगे। ऐसी क्षमताएं आप में विकसित हो जाएंगी इन्हीं थ्योरीज को ही इस प्रकार से समझते हुए। जानते हैं अगली विशेषता, इस अवस्था में स्वयं प्रेम या आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्वयं प्रेम या आत्म प्रेम। स्वयं प्रेम या आत्म प्रेम क्या है? अर्थात बालक इस अवस्था में अपने आप से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, लगाव रखता है और सिर्फ अपनी ही चीजों को अच्छे से करना या अपनी चीजों को अच्छे से बनाए रखना चाहता है। इसलिए इस अवस्था को स्वयं प्रेम या आत्म प्रेम की अवस्था या भावना वाला अवस्था कहा गया है। पर्टिकुलर इसे सिगमंड फ्राइड ने नार्सिसिज्म की संज्ञा दी है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों ही अपने आप को शीशे में देख देख कर निहार रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। तो कुछ लोग जो है अपने आप को ही देखकर बहुत खुश होते हैं, अपने आप से ही बहुत प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं। तो ऐसी स्थिति के में को ही सिगमंड फ्राइड ने पर्टिकुलर नार्सिसिज्म की संज्ञा दी है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना, मैं अपने आप का फेवरेट हूं, या मेरा फेवरेट मैं खुद हूं, या मैं अपने आप की फेवरेट हूं। तो ऐसी जब बातें होती हैं इसका मतलब है कि हमारे अंदर क्या है? नार्सिसिज्म है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड। या फिर इसको हम सरल शब्दों में, साधारण शब्दों में कह सकते हैं स्वयं प्रेम या हमारे अंदर आत्म प्रेम की भावना अधिक है। अर्थात जब हम अपने आप से ही प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं। जैसे गाना भी है, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मतलब वो इसको इतना अधिक नार्सिसिज्म है कि वो अपने आप को कह रही है मैं कितनी सुंदर हूं। ठीक है ना? तो ये क्या है? एक प्रकार का नार्सिसिज्म ही है। तो शैशवावस्था में बालक जो है वो उसमें स्वयं प्रेम या आत्म प्रेम की भावना बहुत अधिक पाई जाती है। चलिए अगली विशेषता है, बालक में जीववाद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बालक में जीववाद पाया जाता है। अर्थात अपने आसपास की निर्जीव वस्तुओं को भी बालक क्या मानता है? सजीव मानता है। जीववाद यानी कि लिविंग थ्योरी। लिविंग थ्योरी से मतलब क्या है कि बच्चा ऐसा मानता है कि जो हमारे आसपास के निर्जीव चीजें हैं, कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। तो पर्टिकुलर शैशवावस्था में बालक यह सोचता है कि इन चीजों में भी जीवन है। जैसे कि गुड्डे गुड़ियाओं की वो क्या कराता है? शादी कराता है। गुड्डा बीमार हो जाता है, उनके कहने के अनुसार कि क्या है? गुड्डा मेरा बीमार हो गया है, गुड़िया मेरी बीमार हो गई है। वो गुड्डे गुड़ियाओं को नहलाते हैं, कंघी करते हैं, बिस्तर में सुलाते हैं। उनको ऐसा मानना होता है शैशवावस्था में कि इनमें भी हमारी तरह जीवन है, इनको भी ठंड लगती है, इनको भी भूख लगती है, या जो जो चीजें हम करते हैं वो भी यही करेंगे। इसलिए इस बात को, इस
प्रकार के व्यवहार को ही जीववाद कहा गया है। पर्टिकुलर जीववाद की बात करें तो इस पर जीन पियाजे ने विशेष बल दिया है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में इस शब्द को काफी प्रयोग भी किया गया है। तो जीववाद का लक्षण हमारा शैशवावस्था का लक्षण है, जिसमें बालक यह समझता है कि जो भी उसके आसपास की चीजें हैं, जो निर्जीव वस्तु हैं, उनको भी वह यह समझता है कि इनमें भी जीवन है, ये भी हमारी तरह ही जीते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, अक्सर बच्चा नीचे गिर जाए, किसी चीज से चोट लग जाए तो उस चीज को मारता है, उसे लगता है कि मैंने इसको दंड दे दिया, इसकी वजह से मेरे चोट लगी तो मैंने भी इसकी पिटाई कर दी। तो यही क्या है? जीववाद है। अर्थात बालक जब ऐसा माने, अपने आसपास की चीजों के संदर्भ में ऐसा माने कि इनमें भी जीवन है, तो उसी को ही जीववाद के नाम से जाना जाता है। तो जीववाद साथियों किस अवस्था का लक्षण है? हमारा शैशवावस्था का एक लक्षण है। अगली विशेषता है सीखने में तीव्रता होती है। जी साथियों, मैंने पहले भी बताया कि बक्की अवस्था भी कहते हैं। बच्चा इस अवस्था में जो भी चीजें सुन लेता है, फिर उनको बार बार दोहराता रहता है और फिर उसको आसानी से नहीं भूलता और फिर उसको बार बार दोहराता ही रहता है। तो ये दोहराने की जो प्रवृत्ति है, ये एक शैशवावस्था का लक्षण है। सीखने में तीव्रता होती है और बालक दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये किस अवस्था का लक्षण है? शैशवावस्था का लक्षण है। अगली विशेषता है कि बालक शैशवावस्था में दूसरों पर निर्भर होता है। बिल्कुल साथियों, 0 से 6 वर्ष तक का जो बालक है, जन्म से 6 वर्ष तक का जो बालक है, वो अपने काम स्वयं नहीं कर सकता। तो भोजन खिलाने, नहलाने, धुलाने, लैट्रिन साफ कराने आदि विभिन्न जो भी दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं, उन सभी के लिए वह अपने माता पिता या परिवार के अन्य लोगों के ऊपर निर्भर होता है। अर्थात वह स्वतः ही अपनी क्रियाएं नहीं कर सकता है। शैशवावस्था में दूसरों पर वह निर्भर होता है। तो याद रखेंगे साथियों, शैशवावस्था में बालक कैसा होता है? दूसरों पर निर्भर होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, मम्मी उसके कपड़े पहना रही हैं और उसको ड्रेसिंग कर रही हैं, लेकिन वो फिर भी रो रहा है। अगली विशेषता है काम प्रवृत्ति की तीव्रता पाई जाती है। जी हां साथियों, सिगमंड फ्राइड ने इसके संदर्भ में कहा है कि शैशवावस्था में भी बालक में काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है। काम प्रवृत्ति की भावना से मतलब है सेक्सुअल डिजायर्स। जी हां साथियों, सिगमंड फ्राइड ने इसके समर्थन कहा है, इस बात का समर्थन किया है कि शैशवावस्था में भी बालक में काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है। उसका एक स्टेटमेंट भी था, मैंने आपको बताया भी था कि शैशवावस्था में भी काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है, जिसकी वह पूर्ति अपनी माता के स्तनपान से करता है। तो बिल्कुल याद रखना है कि शैशवावस्था में भी काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है। जी बिल्कुल पाई जाती है। तो शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है। अगली विशेषता है संवेगों का प्रदर्शन काफी अधिक रहता है। अन्य नाम में भी हमने जाना था संवेग क्षणिक अवस्था भी कहते हैं। अर्थात जो इमोशंस होते हैं, जैसे कि खुश होना, दुखी होना, भूख लगना, आश्चर्य होना, ये सभी चीजें हमारी क्या हैं? संवेग हैं। तो अगर हम बात करें शैशवावस्था की, तो इसमें जो संवेग हैं वो काफी हद तक प्रदर्शित किए जाते हैं। बच्चा बहुत प्रदर्शित करता है और बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम के लिए करता है। हालांकि संवेगों की प्रकृति साथियों क्षणिक मानी गई है कि जो संवेग होते हैं वो कुछ समय के लिए ही जिंदा होते हैं या पैदा होते हैं हमारे मन में, विचार में, शरीर में, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये बात तो ठीक है कि संवेग क्षणिक ही होते हैं, लेकिन शैशवावस्था में और भी ज्यादा क्षणिक होते हैं। अर्थात ये सेकंड टू सेकंड बदल जाते हैं। जरा सा बच्चे को डांट दो या कुछ चीज ना मिले तो वो रोने लगेगा, और अगर आपने उसको तुरंत वो चीज दे दी तो 1-2 सेकंड में ही वो बच्चा दोबारा से बहुत तेजी से हंसने लगता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चा रोता है और फिर दोबारा से हंसना शुरू करता है, और इस बीच में इतना कम गैप होता है कि जब बच्चा हंसना शुरू कर देता है वो आंसू तब जा करके नीचे गिर पाते हैं। यानी कि बच्चा रोया, आंसू आए और आंसू टपक भी नहीं पाए, उससे पहले ही वो हंसना शुरू कर देता है। तो अर्थात शैशवावस्था में संवेगों का प्रदर्शन काफी अधिक रहता है। जो संवेगात्मक जो क्षणिक होते हैं वो है तो क्षणिक ही, शॉर्ट टाइम में होते ही हैं, लेकिन यहां और भी ज्यादा शॉर्ट होते हैं। तो संवेगात्मक प्रदर्शन शैशवावस्था में काफी अधिक रहता है, इस बात को अच्छे से याद रखना है।
अगली विशेषता है जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। जी हां साथियों, जिज्ञासा प्रवृत्ति मतलब जानने की इच्छा। तो शैशवावस्था में बालक में जानने की इच्छा जाग जाती है, यानी कि इस प्रकार की एक्टिविटी वो करने लगता है, लेकिन उसका संबंध जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या से होता है। बस वो इतना जानना चाहता है कि ये क्या है। आपने देखा होगा अक्सर शैशवावस्था के बालकों को, वे चीजों को जिसको भी देखते हैं और पूछते हैं, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, चाचा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो शैशवावस्था में बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति पाई जाती है, जी बिल्कुल पाई जाती है, लेकिन उसका संबंध जो है वो क्या से होता है, यानी कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस। तो जिज्ञासा प्रवृत्ति शैशवावस्था में पाई जाती है, पहली बात याद रखेंगे, लेकिन उसका संबंध किससे है, क्या से। मतलब वो बस इतना जानना चाहता है कि ये क्या है। अगला है कल्पना और अमूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। कल्पना या अमूर्त चिंतन से मतलब है ऐसी चीजों के बारे में सोचना जो उसके सामने भी नहीं है, जिन चीजों को हमने देखा भी नहीं है, या एक प्रकार से इमेजिनेशन करना। आप समझते ही हैं कल्पना को दूसरे शब्दों में हम अमूर्त चिंतन कह सकते हैं, अर्थात जो चीजें हमारे सामने भी ना हो और हम उनके बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो उसी को अमूर्त चिंतन कहा जाता है। तो शैशवावस्था में ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे से करने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज की शुरुआत हो जाती है, प्रारंभ हो जाता है। तो साथियों याद रखेंगे कि शैशवावस्था में बालक कल्पना और अमूर्त चिंतन क्या है, प्रारंभ कर देता है, शुरू कर देता है। अगली विशेषता है इस अवस्था में बच्चा रुदन यानी कि रोने के माध्यम से क्रोध नामक संवेग को प्रदर्शित करता है। जी हां साथियों, आगे चल के हम संवेग पढ़ेंगे, इमोशंस पढ़ेंगे या संवेगात्मक विकास पढ़ेंगे, इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, तो वहां पर हम जानेंगे कि हर संवेग की अपनी एक मूल प्रवृत्ति होती है। सामान्यतः क्रोध आने पर उसकी जो मूल प्रवृत्ति बताई गई है वो युत्सा बताई गई है, लेकिन शैशवावस्था में ऐसा नहीं है। शैशवावस्था में बालक क्रोध आने पर, क्रोध संवेग के जागृत होने पर, क्रोध से प्रभावित होने पर वह युत्सा नहीं करता बल्कि रुदन करता है, रोता है। अर्थात शैशवावस्था में बालक क्रोध नामक संवेग को रुदन के माध्यम से प्रदर्शित करता है। तो क्रोध आने पर वह रोता है, जो कि एक सामान्यतः क्रोध संवेग का गुण नहीं है, लेकिन शैशवावस्था में ऐसा ही होता है। तो याद रखेंगे शैशवावस्था में क्रोध संवेग का प्रदर्शन वो कैसे करता है, रुदन के माध्यम से, ना कि युत्सा के माध्यम से। तो इस अवस्था में रुदन के माध्यम से क्रोध नामक संवेग को बालक प्रदर्शित करता है, अर्थात शैशवावस्था में रुदन के माध्यम से क्रोध नामक संवेग को प्रदर्शित करता है। अगला है इस अवस्था में संवेग और मूल प्रवृत्तियां काफी हद तक विकसित हो जाती हैं। जी हां साथियों, मैकडूगल के अनुसार हमारी 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। तो अगर हम उनकी बात करें तो हमारे लगभग सभी प्रकार के जो विकास हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ये लगभग किशोरावस्था के अंत तक पूर्ण होते हैं। लेकिन एक अकेला ऐसा हमारा संवेगात्मक विकास है जो कि शैशवावस्था में ही पूर्ण हो जाता है, लगभग पूर्ण हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारा संवेगात्मक विकास है, अर्थात हमारे संवेग और मूल प्रवृत्तियां लगभग 3 से 4 वर्ष की आयु में ही पूर्ण हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। और इसके अकॉर्डिंग, इसमें अगर हम बात करें पर्टिकुलर ब्रिजेज, तो ब्रिजेज के अकॉर्डिंग तो उन्होंने सिर्फ 2 वर्ष ही कहा है कि जो हमारा संवेगात्मक विकास है वो लगभग 2 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। लेकिन फिर भी सामान्यतः साथियों, जो हमारा संवेगात्मक विकास है, जो हमारे संवेग हैं, जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, इनका विकास शैशवावस्था के लगभग अंत तक हो जाता है। इसी क्रम में साथियों, हमारी शैशवावस्था के विकास से संबंधित बिंदुओं की अंतिम विशेषता कि इस अवस्था को हम सबसे ग्रहणशील अवस्था कहते हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि इन प्रारंभिक 6 वर्षों में बालक अपने आने वाले 12 वर्षों से 2 गुना अधिक इन मात्र 6 वर्षों में ही सीख लेता है। इसलिए इस अवस्था को सबसे ग्रहणशील अवस्था कहा जाता है। तो साथियों, आज हमने जाना अपने शैशवावस्था के विकास से संबंधित जो भी चीजें हैं उन पर चर्चा की। एक प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि हमने शैशवावस्था की विशेषताओं और विकास संबंधी जो भी चीजें हैं उनको जाना। तो साथियों, इसी के साथ आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।
उम्मीद है कि आपको अच्छे से हमारी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपने अगली क्लास में एक नए टॉपिक, एक नए सेशन के साथ। जब तक के लिए आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।